हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एएलपी के लिए 4-5 वीडियो बनाए हैं। सबसे पहले तो अगर आप एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं तो एएलपी के लिए मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है चैनल में। आप जाके उस प्लेलिस्ट के वीडियोस देख सकते हैं। सारे वीडियोस यूज़फुल हैं। सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है, एग्जाम पैटर्न और पूरी जानकारी जो एज क्वालिफिकेशन की है वो उन वीडियोज़ में मैंने दे दी है। अब देखो, किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी बेसिक जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए कि अगर आपकी एज उसमें है तो उसका सिलेबस क्या है, किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, टिपिकल लेवल कितना रहता है, मतलब सारी चीज़ें आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में। आज का ये वीडियो जो है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपका जेई के ऊपर। एएलपी वाली वीडियोस पे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर जेई के बारे में पूरी जानकारी दो। तो मेरी वीडियोस एक तो सिंपल होती हैं, सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, आपको आसानी समझ में भी आ जाती हैं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आएगी या जो भी चीज़ें आती हैं वो आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में छोटे वीडियोज़ में जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बात करेंगे यहाँ पर जेई की कितनी पोस्ट आ सकती हैं, 2018 में कितनी वैकेंसी आई थी, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगता है, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जेई की जो सिलेबस है वो थोड़ा सा एएलपी से ईजी रहता है। क्यों रहता है वो भी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा नोटिफिकेशन पे चलते हैं और वहीं पे जाके हम लोग बात करेंगे। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम वहीं डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पर मैंने 2018 वाला जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे खोल रखा है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर जेई। और आपके जो है आगे डीएमएस और सीएमए, ये 3 तरह की पोस्ट यहाँ पे आई थी। नोटिफिकेशन की बात करूँ तो 29/12/2018 को नोटिफिकेशन आया था। आगे प्रोसेस होने के बाद एग्जाम डेट इन्होंने टेंटेटिव बताई थी अप्रैल-मई 2019 में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 से 5 महीने के बाद एग्जाम लेने की बात इन्होंने कही थी। उस टाइम पर कोविड वगैरह का कोई सीन नहीं था। तो ये बात आप अभी भी माइंड में डाल के चलो कि जो न्यू वैकेंसी आएगी उसके एग्जाम में भी 5 से 6 महीने का टाइम ही आपको मैक्सिमम मिलेगा। हालांकि बीच में इलेक्शन अगर आ जाएंगे, देखो अगर वैकेंसी इलेक्शन से पहले आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो एग्जाम है वो इलेक्शन के बाद होगा। अगर वैकेंसी इलेक्शन के बाद ही आती है, जैसे मान लो कि इलेक्शन से पहले एएलपी वगैरह की वैकेंसी आ जाए और जेई की बाद में आए, तो उसमें आपको जो टाइम है वो थोड़ा कम ही मिलने के चांसेस हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैकेंसी अगर आएगी फ्यूचर में तो आप मान के ये चलना कि 3 या 4 महीने का ही आपको बीच में टाइम मिलेगा। बाकी फ्यूचर में क्या होता है ये कोई भी नहीं बता सकते, लेकिन आप ये मान के चलो कि 3 से 4 महीने की तैयारी का ही आपको टाइम मिलेगा। बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। जो मेन चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बता दूँ, जो जेई की पोस्ट आती है इसमें आपके 2 ही एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एज के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एज के लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि एज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है। देखो यूआर को जो एज मिलती है ना वो 18 साल से 33 साल मिलती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये 18 से 36 हो जाएगा। अगर हम SC/ST की बात करें तो ये 18 से 38 हो जाएगा। तो एज में तो कोई खास दिक्कत नहीं है। जेई सीएमएस जो भी पोस्ट आती है उसमें एज आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, तो एज का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। एएलपी वगैरह में एज का थोड़ा दिक्कत रहती है, वो आप एएलपी वाले वीडियो देख लेना। बात करें फीस की, वही 500-250 रुपये फीस रहती है, कोई बड़ा मैटर नहीं है। हम लोग आते हैं सीधा मेन पॉइंट पे। हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस की कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपका एक फर्स्ट स्टेज सीबीटी होता है, कॉमन होता है सभी के लिए। फर्स्ट स्टेज सीबीटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिलेबस आप देखना ध्यान से। देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा, 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, 25 नंबर आएगी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस आएगा 15 नंबर का। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड हो सकता है। बाकी जनरल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सारे 15 नंबर में इंक्लूड रहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है वो आपको साइंस से गेन करने को मिल सकते हैं। 30 नंबर की साइंस पूछी जाती है। अब साइंस तो आपको पढ़नी ही है। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो भी पढ़नी है, ग्रुप डी की कर रहे हैं तो भी पढ़नी है, एनटीपीसी जेई किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो साइंस तो आप बेहतर कर लो, क्योंकि साइंस का हैवी वेटेज रहता है। 30 नंबर की साइंस आती है। टोटल सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 मिनट्स का टाइम मिलता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस पढ़ना है सीबीटी 1 को क्लियर करने के लिए। ठीक है, यहाँ से जो है 15 गुना स्टूडेंट को सीबीटी 2 में भेजा जाता है। सीबीटी 2 के लिए क्या सिलेबस रहता है आपको बता देता हूँ। सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 15 नंबर की जनरल अवेयरनेस है तो सीबीटी 2 के लिए जनरल अवेयरनेस रहेगी 15 नंबर की, जो सीबीटी 1 में भी थी, बिल्कुल कॉमन रहेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री अलग से पूछी जाएगी 15 नंबर की। अब सीबीटी 1 के लिए आप साइंस पढ़ेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी, तो वो यहाँ पे भी आपको काम आएगी। उसके बाद 10 नंबर की कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सीधा 100 नंबर का टेक्निकल रहता है। टोटल 150 नंबर का पेपर होता है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। देखो सीबीटी 1 सीबीटी 2 के जो सब्जेक्ट है कॉमन क्या है, जनरल अवेयरनेस और
साइंस आपका कॉमन रहेगा। बाकी मैथमेटिक्स रीजनिंग CBT 2 में नहीं आता है, 100 नंबर का यहाँ पे सीधा टेक्निकल आता है, ठीक है। डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल से किया है तो वो टेक्निकल आएगा, यानी कि 100 मार्क्स आपके सीधा टेक्निकल के यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस रहता है। अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने 3 ईयर का अगर डिप्लोमा किया है, बहुत सारी ट्रेड में आती है वैकेंसी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं, ITI वालों की जो भीड़ होती है, जो ALP में रहती है, वो यहाँ से छट जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा और BTech वाले ही अप्लाई कर पाते हैं, बाकी यहाँ पे BSc वाले भी अप्लाई कर पाते हैं। अगर आपने BSc किया है केमिस्ट्री फिजिक्स से तो भी कुछ पोस्ट आती हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपटीशन लेवल थोड़ा सा ALP टेक्नीशियन से कम रहता है। एक तो भीड़ यहाँ पे थोड़ी कम रहती है, दूसरा अगर सिलेक्शन प्रोसेस आप देखोगे तो ALP टेक्नीशियन में आपको क्या है, देखो CBT 1 देना है, CBT 2 देना है, LP के लिए साइको टेस्ट भी देना है, तो वहाँ पे कंपटीशन टफ रहता है। दूसरा वहाँ पे ITI वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा भीड़ वहाँ पे बढ़ जाती है। JEE में वो नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो 100 मार्क्स का टेक्निकल है, ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। अगर आपने अपने डिप्लोमा और BTech के दौरान अच्छे से टेक्निकल नहीं पढ़ा है तो आपको इसके लिए अलग से सेपरेट कोचिंग लेनी पड़ेगी। अच्छा खासा यहाँ पे 100 नंबर का वेटेज रहता है। तो ये पूरा बेसिकली JEE का क्राइटेरिया रहता है। मैंने इसमें आपको क्वालिफिकेशन बताई है, एज बताया है और सिलेबस पूरा डिटेल में बताया है। CBT 1 में 15 गुना क्वालिफाई करके CBT 2 में जाते हैं, उसके बाद सीधा DV मेडिकल होता है और सिलेक्शन आपका हो जाता है। सैलरी की बात करूँ तो सैलरी बहुत अच्छी रहती है, सेपरेट वीडियो में आपको सैलरी भी बताऊंगा। अभी आप फिलहाल इतना समझ लो कि सैलरी भी अच्छी है, जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है JEE की, ठीक है। तो JEE से रिलेटेड जो बुक्स वगैरह की वीडियो है वो आगे आएंगे, ये प्लेलिस्ट में बना दूंगा JEE के लिए भी। तो फ्यूचर में बुक्स की भी बात करेंगे, टेक्निकल के लिए कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं, CBT 1 के लिए कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, कितना पढ़ना है, सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।